हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी 12 मार्च 2025 को आप सभी का हिंदी का पेपर है। और इस हिंदी पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न पत्र आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है इस प्रश्न पत्र, इस रामबाण पेपर से आपको 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी को पूर्ण रूप से देखनी है। और यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर के लिए जो संपूर्ण पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस पेपर को। तो सबसे पहले आपको खंड अ में क्या मिलेंगे, खंड अ में आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, एक अपठित पद्यांश मिलेगा। दोनों को सबसे पहले आपको हल करना है, यानी पेपर में सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश को हल करना है, उसके बाद अपठित पद्यांश को हल करना है। यानी जो शुरुआत है वो आपको अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से ही करनी है। तो देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर जो दिए गए जो प्रश्न है आपको उनका उत्तर लिखना है। तो कैसे आप हल करेंगे, और ये जो अपठित गद्यांश है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 12 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू ये मिल सकता है। देखिए, उपासना की दृष्टि से ये कई लोग काफ़ी बड़े चढ़े होते हैं। ठीक है, प्रसन्नता की बात यह है कि जहां दूसरे लोग भगवान को बिल्कुल ही भूल बैठे हैं वहां वह व्यक्ति ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को याद तो करता है, औरों से तो अच्छा है। इसी प्रकार जो बुराइयों से बचा है, अनीति और अव्यवस्था नहीं फैलाता है, संयम और मर्यादा में रहता है, वही इंसान कौन सा है, भला इंसान होता है। उसे बुद्धिमान कहा जाएगा, क्योंकि दुर्बुद्धि को अपनाने से जो अगिनत विपत्तियां यानी असंख्य जो संकट आते हैं उस पर टूट पड़ती है, उनसे बच गया। ठीक है, स्वयं ही उद्विग्न नहीं हुआ और दूसरों को भी विक्षुब्ध न करने की भलमन चाहत करता रहा। इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश दिया है, ध्यानपूर्वक आपको एग्जाम के पेपर में, ठीक है, जल्दी से आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे आपको गद्यांश को पढ़ना है। देखिए, बिल्कुल ही सिंपल होंगे प्रश्न, सिंपल होंगे और प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य क्या है, तो एक अच्छे मनुष्य के लिए जो योग्य कार्य है वो ईश्वर में आस्था रखता है, वह दूसरों को संकट से बचाता है, वह भलमन चाहत से जीवन व्याप्त करता है। उपयुक्त सभी क्या है, एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा। दुबुद्धि को अपनाने का परिणाम क्या होता है, तो अव्यवस्था फैलाते हैं, परोपकारी होते हैं। एक दुबुद्धि आदमी एक भला इंसान तो क्या फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्यवस्था फैलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको पूरा पढ़ा है, ठीक है, मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया है कि किस पर है, और आपके मन में इस अपठित गद्यांश के लिए कौन सा टाइटल, कौन सा शीर्षक उपयुक्त लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है इस क्लास को एंड के बाद, या अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। समय और मर्यादा में रहने वाला हर व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति है वो होता है, तो आपको हुबहू यहाँ पर लाइन मिलती है। ठीक है, हुबहू आपको लाइन मिल रही है कि संयम और मर्यादा में जो रहता है वो कैसा होता है, भला होता है, यानी भला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भला, यानी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अपठित गद्यांश को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो उसके जो व्याकरण संबंधी जो प्रश्न होंगे उनको थोड़ा यहाँ पर हल करना क्या है, काफ़ी थोड़ा आपको यदि आ रहा है, संधि विच्छेद आ रहा है, आपको विलोम शब्द आ रहा है, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन हम इस पेपर में, इस क्लास में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे जो आपको 12 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू वही आपको संधि विच्छेद वाले प्रश्न मिलेंगे, वही समास वाले प्रश्न मिलेंगे, वही आपको मुहावरे मिलेंगे, वही आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, ध्रुबुद्धि जो है उसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें दूर जो यहाँ पर उपसर्ग है उसका प्रयोग किया गया है, और यहां पर मूल शब्द है वो है बुद्धि। कौन सी मूल शब्द हो जाएगा, बुद्धि। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब ये जो है कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं है कि कौन सी संधि बताना है, इसका आपको सिर्फ संधि विच्छेद करना है, और मैंने आपको बता दिया है। विपत्ति का विलोम शब्द होगा संपत्ति, क्या हो जाएगा, संपत्ति, जो कि यहाँ पर आया हुआ है गद्यांश में। विपत्ति किस पर टूट पड़ती है, इसका उत्तर आप इस अपठित गद्यांश से आसानी से पता कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर अब आपको क्या दिया गया, एक पद्यांश दिया गया है, एक काव्यांश दिया गया है। देखिए, जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक चितारा था,
ठीक है। मान वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, किसके इसके तारे टूटे, ठीक है। कितने इसके प्यारे छूटे, जो सूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर चौक मनाता है, जो बीत गया सो बात गई। यानी आपको इतना तो इस पद्यांश, इस काव्यांश को पढ़कर आपको इतना पता लग गया होगा कि इसका जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शीर्षक है, इसका जो उपयुक्त जो टाइटल है वो है जो बीत गया सो बात गई। यानी बार बार यही बात क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, बार बार यही बात रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीत गई सो बात गई, कवि का उक्त कथन का, इस कथन का जो आशय है वो ये है कि जो बीत चुका है उसे बीत जाने दो, जो बात बीत गई वो चली गई, बीती बातों को ध्यान में रखो, बीती बातों पर चिंतित न हो। तो ये जो बीती बातों पर चिंतित न हो, ये कवि कहना चाहता है कि जो बात हो चुकी है उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, उस पर ज़्यादा मनन नहीं करना है और आगे चलते रहना है। ये जो है कवि इस उक्त पंक्ति से भाव जो है अपने प्रकट करता है। आकाश से टूटते तारे देखकर क्या प्रेरणा मिलती है, तो रात में सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, आकाश में टूटते सितारे हमें दुखी और निराश करते हैं। तारे टूटने का आकाश शौक नहीं करता, आकाश में बहुत अच्छे तारे हैं। तो यहाँ पर आकाश क्या नहीं करता है, शौक नहीं करता है, यानी वो दुख नहीं होता है। जब आकाश से कोई तारा अलग होता है तो आकाश दुखी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इससे प्रेरणा मिलती है। जीवन में वह था एक कुसुम, यहाँ जो कुसुम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, फूलों के लिए हुआ है, नहीं, प्रियजन के लिए हुआ है, वधुवन के लिए हुआ है, वलरियों के लिए हुआ है, तो प्रियजन के लिए हुआ है, ठीक है। यहाँ जो कुसुम शब्द का उपयोग हुआ है वो प्रियजन के लिए हुआ है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये काव्यांश है, आपको हुबहू 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में मिलने वाला है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए यहाँ पर अंबर किस पर शौक नहीं मानता है, तो टूटे तारों पर जो है शौक नहीं मानता है, कि आकाश से यदि कोई तारा अलग हो गया है तो उस पर वो शौक, उस पर वो दुखी नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है इस काव्यांश को पढ़कर। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबर शब्द के पर्यायवाची लिखना है कि अंबर शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है, आकाश, तो आकाश भी इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। नभ भी क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। गगन भी क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। आसमान भी क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। और फलक भी क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो गया। तो इतने सारे बहुत है, 2 लिखने हैं या फिर आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। शोक का विलोम शब्द, तो शोक का अर्थ होता है दुख, ठीक है, दुख, तो उसका हो जाएगा हर्ष, यानी सुख, हर्ष यानी सुख। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा एक निबंध। निबंध के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान, इस पर आपको एक निबंध देखने को मिल सकता है, इस पर आपको विशेष आपको ध्यान में रखना है। बेरोजगारी समस्या और समाधान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 2025 के पेपर में इस टॉपिक से बार आपको निबंध नहीं मिलने वाला है, इसके अलावा भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अनुशासन का अर्थ और महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योग व्यायाम का परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देखिए ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है। इसको यहाँ पर इसके पॉइंट याद कर लीजिएगा। और एक है डिजिटल इंडिया, क्या है, डिजिटल इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक राइजिंग राजस्थान करके भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 3-4 टॉपिक है जो आपको इस पर निबंध आपको देखने को मिलेगा, इससे बार आपको नहीं आएगा। दूरदर्शक के निदेशक को आपको पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता संबंधी अच्छे कार्यक्रम प्रचारित करने के लिए क्या करना है, निवेदन करना है। तो आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं। ये कैसा पत्र होगा, एक फॉर्मल, एक कैसा होगा, औपचारिक आपको पत्र लिखना है। आपके मित्र का बनाया हुआ मॉडल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए सिलेक्ट हो चुका है, तो आपको अपने मित्र को क्या देना है, बधाई देना है। यानी कैसा पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो देखिए अथवा में दिया गया, ये तो आप औपचारिक पत्र को अच्छे से फॉर्मेट उसकी अच्छे से आपको याद करना है, या फिर आपको जो यहाँ पर अनौपचारिक या औपचारिक है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो सिंपल टॉपिक लगे, उस पर आप अच्छे से क्या करिए, उसको लिखे। हिंदी में विशेष तौर से ध्यान रखिए शब्दों की शुद्धता का विशेष तौर से ध्यान रखना है। शब्दों की शुद्धता का, अपनी खुद की लिखावट का,
ठीक है, जो आंसर लिखे सटीक लिखे तभी आपको हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करने हेतु एक विज्ञापन दीजिए। तो देखिए, विज्ञापन भी आएगा, विज्ञापन का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिए, किस प्रकार से आप टाइटल लिखेंगे, शीर्षक को किस प्रकार से लिखेंगे, कहाँ पर डेट डालनी है, क्या उस विज्ञापन में लिखना है और विज्ञापन का क्या टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर आपको लिखना है। दूसरा हम बात करेंगे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस, व्याकरण जो संबंधित क्वेश्चंस है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे सिंपल है, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, आ सकता है, सिंपल है लेकिन आ सकता है कि जिन शब्दों में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु, स्थान, गुण, धर्म या भाव आदि का बोध होना क्या कहलाता है, आपके संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको पता ही होगा, 3 प्रकार की होती है। एक होती है जातिवाचक, एक होती है आपको व्यक्तिवाचक, एक होती है भाववाचक। इनका आपको उदाहरण भी पता होगा, ठीक है। जैसे राम एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, तो इसमें जो राम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, इंसान बहुत क्रोधित होते हैं, तो इसमें क्रोधित भाववाचक हो जाएगी, इंसान जातिवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी कार्य का होना, ठीक है, या फिर करने का बोध होना, करने का बोध क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया बहुत सारे प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, समय, काल, लिंग अलग के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अकर्मक क्रिया। तो ये कुछ यहाँ पर क्रिया के भेद हैं। इसके अलावा देखिए, सकर्मक अकर्मक क्रिया के अलावा सामान्य क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया होती है, सामान्य क्रिया भी होती है। उसके साथ साथ प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित आपको यहाँ पर मिल सकता है। देखिए, यहाँ इस क्रिया का मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। मालिक ने नौकर से कार साफ करवाई, यानी कार्य किसने किया है, नौकर ने किया है। किसने करवाया, मालिक ने करवाया। यानी प्रेरणार्थक जो क्रिया है ये एक स्पष्ट उदाहरण है, और इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है। यानी उदाहरण यदि पूछा जाएगा तो आपको प्रेरणार्थक जो क्रिया है उससे पूछा जाएगा। एक प्रकार होता है पूर्णकालिक क्रिया, ये भी आपको अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको संधि विच्छेद बताना है और संधि का नाम भी बताना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल दिया गया, और ये सिंपल आपको 100% 12 मार्च 2025 के पेपर में, हिंदी के पेपर में वो ये शब्द मिलने वाले हैं। एक तो दिया गया स्वागत, एक दिया गया महोदय। देखिए, स्वागत का है शु प्लस आगत, क्या है, शु प्लस आगत। और इस जो संधि विच्छेद में कौन सी संधि होंगी, यण संधि होंगी। कौन सी संधि होंगी, यण संधि होंगी, आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शु प्लस आगत इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, महोदय, तो महोदय का अर्थ होगा महा प्लस उदय। उदय क्या है, इसमें मूल शब्द है, और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होंगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों ही यहाँ पर आपको कंफर्म हो गए होंगे। उसके बाद देखिए, समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो देखिए, नवग्रह, तो नवग्रह है तो इसका होगा 9 ग्रहों का समूह। कितने ग्रह हैं, इसमें 9 ग्रहों का समूह। और आपको पता होगा, जिस शब्द में पहला पद जो गणित से संबंधी हो, ठीक है, गणना से संबंधित हो, वो क्या होगा, कौन सा समास होगा, उसमें द्विगु समास होगा। यानी 9 ग्रहों का समूह जो है वो क्या है, नवग्रह है। ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, और इसमें द्विगु समास आएगा। कौन सा समास हुआ है, द्विगु समास हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, नीलकमल, तो नीलकमल यानी नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, यानी कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा। कौन सा समास आएगा, कर्मधारय समास आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही जो आपको शब्द है वो 12 मार्च 2025 के पेपर में वो आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए, 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ भाग जाना, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको व्याख्या मिलेगी, एक आपको प्रसंग दिया जाएगा, एक आपको यहाँ पर पैराग्राफ एक आपको दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, उसकी सप्रसंग व्याख्या, यानी आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद सप्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको इसका पूरा का पूरा व्याख्या करनी है। एक पद्यांश मिलेगा, उसका भी आपको व्याख्या करनी होगी। उसके बाद देखिए, कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत किस प्रकार
प्रकार शीतल और मनमोहक जो है बना देते हैं। तो अपने शब्दों में इसका यहाँ पर अच्छे से प्रश्न उत्तर आपको उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर लिखते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है। उत्तर आपको सटीक लिखने हैं और स्पष्ट लिखने हैं। जो भी आप उत्तर लिखे उसको सटीक लिखे, स्पष्ट लिखे, ताकि अच्छे से आप जो है यहाँ पर कॉपी चेक करने वाला उत्तर को समझ सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मार्च 2025 हिंदी पेपर के लिए ये रामबाण प्रश्न है, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। लखनवी अंदाज पाठ का ये शीर्षक क्यों दिया गया है? कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना के से पाले क्यों कहा गया है? कवि जयशंकर प्रसाद जो है उसका कवि परिचय, ठीक है, सॉरी उसका परिचय देखना है। देखिए यहाँ पर ये जो आएगा ना, ये परिचय वाला, ये यहाँ पर इसका फॉर्मेट इस प्रकार से आएगा। एक तो ऊपर तो आपको दिया जाएगा लेखक का परिचय और एक दिया जाएगा आपको कवि का परिचय। किसका दिया जाएगा? कवि का परिचय। यानी ये जो देखिए यहाँ पर जो सूरदास जो है, ठीक है, एक तो आपको कवि का नाम दिया जाएगा और अथवा में आपको दिया जाएगा एक लेखक का नाम, ठीक है। तो या तो आप सभी लेखक का लेखक परिचय याद कर लीजिए, ठीक है, या सभी जो कवि है, जितने भी कवि है इंपॉर्टेंट जो कवि है उनके आप कवि परिचय याद कर लीजिए। तो आप आसानी से 4 नंबर आपके कहीं पर नहीं जाने वाले, ये 100% आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? परशुराम की जो विशेषता है वो लिखनी है। तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इनका प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। ज़्यादा आपको इधर गिधर की बातें नहीं लिखनी है, ज़्यादा आपको रामायण महाभारत लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है सटीक आंसर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाला है। देखिए ये रचनाकार का परिचय है, तो यशपाल है, तुलसीदास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का जो यहाँ पर कवि परिचय लेखक परिचय आपको पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर देखिए मृग तृष्णा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है कि किसी भी चीज़ की ऐसी विकृत छवि या ऐसा भ्रम जो वास्तव में होता नहीं है लेकिन दिखता है, ऐसे समझ चुके होंगे। अब इसका मैं बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। यहाँ पर इसकी परिभाषा तो ये लिखनी है कि किसी चीज़ का ऐसी विकृत छवि, किसी चीज़ की ऐसी विकृत छवि या ऐसा कोई भ्रम, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन जो वास्तव में न होता नहीं है लेकिन हमें दिखता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप सड़कों पर बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही है और आप जैसे आप आ रहे हैं सड़कों पर तो आपको पानी सा आगे आगे दिखता है, तो वो होता नहीं है लेकिन आपको दिखता है। तो यही होती है मृग तृष्णा। यही एक बहुत ही सटीक उदाहरण से मैंने आपको समझाया है। उत्साह जो है किस प्रकार की कविता है? तो उत्साह एक प्रतीकात्मक, एक आह्वान गीत है, एक मुक्त काव्य की विधा है। और इसके जो यहाँ पर कवि है वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, जो छायावादी कवि रहे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से एक कन्या के मन में वैवाहिक जीवन की कैसी कल्पना रहती है, अपने शब्दों में लिखना है। माँ का आंचल पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस पाठ में दिया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में ये सभी प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। बालकांड की रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। और छाना छाना हाथ जोड़ी पाठ के जो लेखक है वो कौन है? मधु काकरिया। और ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत, यात्रा का वर्णन किया गया है। सिक्किम जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। इतना आपको इससे संबंधित याद रखना है। तो ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।